नमस्कार मित्रों, वर्चुअल क्लास प्रोजेक्ट की कक्षा 9 में कक्षा में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। छात्रों, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंसेस। इन तीनों में क्या भेद होता है, इसके बारे में और आगे जानते हैं हम आज के अपने विषय विशेषज्ञ श्री राजेश तिवारी से। मिस्टर राजेश तिवारी। थैंक यू मैम। छात्रों, पिछली कक्षा में, हालांकि काफ़ी लंबा गैप हो गया है इस बीच में, हमने आपको बताया था कि किस तरह से ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होता है उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेज कहलाता है, वही कहीं पर क्लॉज भी कहा जाता है और कहीं पर उसे हम सेंटेंस कहते हैं। हमने आपको ये भी बताया था कि इसको पहचानने के लिए बहुत छोटी छोटी सी बातें हमें याद रखनी पड़ती हैं। एक बार हम आपको इसको रिवाइज कर दें, फिर हम आगे चलेंगे। देखिए, हमने आपसे कहा था, मॉनिटर पर कृपया अपना देखें, सबसे पहला हमने आपको दिया था फ्रेज। इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। पहली शर्त क्या है इसके लिए कि शब्दों का एक समूह होना चाहिए। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे हमने ऊपर लाल अक्षर से लिखा हुआ है इन अ कॉर्नर। इन अ कॉर्नर में 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है। ऑन द टेबल, यहाँ भी 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है। छात्रों, ये बात तो साफ हो गई कि ये शब्दों का एक समूह है। कितने शब्दों का समूह है संगीता जी? 3 शब्दों का। लेकिन इस समूह में कहीं भी कोई कर्ता समझ में नहीं आता, और कर्ता नहीं है इसलिए कर्ता के बारे में जानकारी जिसको हम कहते हैं वो विधेय होता है, वो भी नहीं है। तो इट हैज नो सब्जेक्ट एंड देयरफॉर नो प्रेडिकेट आल्सो। तीसरी बात, इन अ कॉर्नर बोल देने मात्र से कोई बहुत ज़्यादा अर्थ हमको समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर ये क्या कहना चाहते हैं। एक कोने में या टेबल पर क्या है, कौन से कोने में है, ये सारी बातें साफ नहीं होती हैं, इसलिए इसका बहुत कम मीनिंग निकलता है। ये बात भी थी। हमने आपको बताया था फिर क्लॉज के बारे में। क्लॉज में देखिएगा, अगेन इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये भी शब्दों का एक समूह है। तो ये पहली बात तो दोनों में समान हो गई, फ्रेज और क्लॉज में दोनों में शब्दों का समूह है। जी हाँ। लेकिन इस शब्दों के समूह में नीचे देखें आप, लाल रंग से लिखा हुआ हु हैज कम यस्टरडे ऑल्सो, जो कल भी आया था। अब यहाँ पर ये जो है, जी हाँ, ये कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई पशु हो सकता है, कोई पक्षी हो सकता है, जी, किसी प्राणी के बारे में बात की जा रही है जो कि जाने आने का काम कर सकता है। जी हाँ। और ये जो है उसके बारे में एक प्रेडिकेट है, हैज कम यस्टरडे ऑल्सो। जी हाँ। तो दिस इज अगेन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन थोड़ा सा it has a subject and a predicate. It has a subject and a predicate and it has more meaning than the phrase. जी Right? तीसरा जो हमने बच्चों को बताया था, फिर हमने बच्चों से कहा था कि एक सेंटेंस को हम लेंगे। बच्चों देखिए, सेंटेंस में क्या खास बात होती है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी होता है। क्लॉज हाँ। में भी ये बात आ गई थी। जी बिल्कुल। और तीसरी बात, इसमें कंप्लीट मीनिंग होता है। जैसे हम लोग लिख दें अगर यहाँ पर, महेश इज राइटिंग अ लेटर। अब यहाँ पर बच्चों देख रहे हैं, महेश पत्र लिख रहा है। बात साफ साफ तौर पे समझ में आती है और पूरी हो जाती है। ये एक मूलभूत अंतर था इन तीनों में। जी। फिर हमने आपको बताया था कि अगर ये सेंटेंस है जी, तो सेंटेंस फिर कितने तरह के होते हैं। एक सेंटेंस सीधा सीधा ये है जो अपनी बात पूरी कह रहा है, ये सिंपल सेंटेंस है। जी हाँ। 2 सिंपल सेंटेंस को हम कंजंक्शंस की मदद से जब जोड़ देते हैं तो हमने बताया था कि वो कंपाउंड सेंटेंस बन जाते हैं। और क्लॉजेस में जो एक क्लॉज दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है, इस तरह के सेंटेंस को जो हमने बनाया था बच्चों के लिए, वो हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस थे। आइए हम आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में और समझाते हैं। और जो आपके 10वीं के प्रश्न पत्र में बहुधा ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि आप एज का इस्तेमाल करें, बिकॉज का इस्तेमाल करें, दो का इस्तेमाल करें।
और एक और आता है सो दैट का इस्तेमाल जी करें। हाँ। तो ये इस तरह के कंजंक्शंस की मदद से आपको कुछ नए नए सेंटेंसेस बनाने होते हैं और वो परीक्षा में आते हैं। हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं और फिर इसके बाद में अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, जब हम लोग क्लॉज की बात करेंगे तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि क्लॉज क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। एक बार फिर से समझ लें कि ये क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। दूसरा, इसमें एक कर्ता और एक विधेय होगा। जी हाँ। और subject तीसरा, predicate इसका भी होगा। मीनिंग फ्रेज से अधिक होगा लेकिन हाँ। संपूर्ण नहीं नहीं होगा। ये किसी दूसरे उपवाक्य के ऊपर या आश्रित होता दूसरे है। ग्रुप ऑफ वर्ड के ऊपर आश्रित होगा अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। जी हाँ। जैसे कि अगर मैं ये कहूं वो लड़का अच्छा है। जी हाँ, इसमें लगता है कि वो लड़का अच्छा है। कौन सा लड़का अच्छा है, किसके बारे में तो बात कर रहे हैं? अब द बॉय इज गुड, तो बात कोई ऐसा लग रहा है कि ये सेंटेंस है, लेकिन फिर जो अंग्रेजी जानते हैं उन्हें पता होगा कि वो लड़का, द बॉय का मतलब एक खास लड़के की बात हो रही जी है। हाँ। फिर वो खास लड़का कौन है इसको डिफाइन यहाँ पर नहीं किया गया, इसको हमने समझाया नहीं। जी वो लड़का अच्छा है। कौन सा लड़का? जो मेरे पड़ोस में रहता है। जी अब जो मेरे पड़ोस में रहता है, इसको जब तक हम वो लड़का अच्छा है के साथ नहीं जोड़ते हैं, पूरे के पूरे मीनिंग इसके हमें नहीं मिलते हैं। जी इसी तरह से हम देख रहे हैं कि जो क्लॉजेज हमारे यहाँ पर बच्चों को हमको देना है, जैसे पहला आपने कहा कि सो दैट एक क्लॉज होगा, ठीक है। इसका अर्थ हिंदी में बच्चों को, पहले तो एक तो 9th क्लास के बच्चे हैं, कहीं से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों। दो तरह के सो दैट आपके कोर्स में होते हैं। एक सो दैट इस तरह से आता है जिसमें सो और दैट के बीच में एक एडजेक्टिव जुड़ा होता है। जी हाँ। इतना अच्छा कि, सो गुड दैट, जी हाँ। है ना। लेकिन यहाँ पर आपके कोर्स में ये नहीं है, ये 10th क्लास में है। आपके कोर्स में क्या है, पहला वाला सो दैट है जिसमें सो दैट एक साथ आते हैं। जी। इसका अर्थ हिंदी में आप बताएंगे क्या होता है? सो दैट जिन वाक्यों के बीच में हम कंजंक्शन के रूप में लगाते हैं, जी उन वाक्यों में एक वाक्य जी, दूसरे वाक्य का उद्देश्य प्रकट करता है। उद्देश्य प्रकट जी करता है। कंजंक्शन को थोड़ा सा और डिफाइन करें आप, जी बच्चों को कंजंक्शन किस तरह से हमें समझाना चाहिए। हाँ जी राजेश जी, हमने पिछली कक्षाओं में छात्रों आपको जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाए थे, तब हमने आपको बताया था कि कंजंक्शंस वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने के काम आते हैं। जी, तो यहाँ भी जैसा तिवारी जी ने बताया कि हम दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करेंगे और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। तो यहाँ भी सो दैट एक कंजंक्शन है जिसका अर्थ है ताकि। कंजंक्शंस को हम हिंदी में संयोजक कहें तो जी हाँ। ठीक होगा। जी बिल्कुल। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर कह रहे हैं, जैसे आप अगर राम और मोहन के बारे में बात करते हैं, जी हाँ। तो राम और मोहन को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? राम मोहन के बीच में आया हुआ और एक शब्द। जी हाँ। बच्चों, आप देख रहे हैं कि राम मोहन दो अलग अलग कैरेक्टर हैं और इनको हमने और के साथ में जोड़ करके एक सब्जेक्ट बना लिया। जी। जैसे राम और मोहन आ गए। अगर हम राम आ गया, फिर दूसरा सेंटेंस कहें मोहन आ गया, तो जी इसको हाँ। एक ही साथ कैसे कहा जा सकता है? राम और मोहन दोनों आ जी गए। तो इस तरह से बच्चों हम देख रहे हैं कि और जो हमारा यहाँ पे आया ये एक कंजंक्शन है। तो ये जो एंड होता है, बट होता है, बिकॉज होता है, सो दैट होता है, जब इनका इस्तेमाल दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हम लोग कर रहे होते हैं, तो वो वहाँ पर फिलहाल जो क्लॉजेज आप पढ़े, यहाँ पर हम वाक्यों के रेफरेंस में बात करेंगे। शब्दों को जोड़ने का काम भी कंजंक्शन करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो एडवर्ब क्लॉज आपको पढ़ाने जा रहे हैं, यहाँ पर ये दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करेंगे। जी। सो दैट का कोई एग्जाम्पल आप हमको दें संगीता जी, ताकि फिर उसको एक्सप्लेन करके हम बच्चों को समझा सके। जी, एक वाक्य है, अधिकतर बच्चों के पाठ में भी कई जगह आया है। जी, उस तरह का एक वाक्य मैं बताएं आपको प्लीज। बताना चाहती हूँ। राकेश हम्म, वर्क्स हार्ड राकेश वर्क्स हार्ड, so that वर्क्स हार्ड so that so that he may pass the exam. so that he may pass the exam. Pass the examination. ठीक है बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक सेंटेंस आपके सामने लिखा है, राकेश बहुत मेहनत करता है। राकेश बहुत मेहनत वर्क्स करता है। हार्ड। पहला पार्ट हमारा क्या है यहाँ पर, देखिए मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ, राकेश वर्क्स हार्ड।
राकेश मेहनत करता है। और दूसरा हमारा है ही मे पास द एग्जामिनेशन, परीक्षा पास कर सके। यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। जी हाँ। वो परीक्षा पास करने की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत मेहनत करता है। जी। बच्चों जब हम इन दोनों सेंटेंसेस को एक साथ लेके आते हैं तो राकेश वर्क्स हार्ड एक कंप्लीट सेंटेंस है। ही में पास द एग्जामिनेशन को हम इसके साथ जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं, और वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो कंजंक्शन हमारे बीच में आ रहा है वो क्या है, सो दैट। इसका अर्थ बच्चों हिंदी में इस तरह हुआ, राकेश मेहनत करता है या बहुत मेहनत करता है, ताकि, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं, ताकि वह परीक्षा में पास हो सके या परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। जैसा आप हिंदी में इसको लिखना चाहें लिख लें। लेकिन अब आपके पास में ये संदेश हमारा लगभग पहुंच गया होगा कि ताकि यहाँ पर इन दोनों ही शब्द समूहों को जोड़ने के काम आ रहा है, इसलिए ये क्या होगा बच्चों, ये होगा, मैडम आप बताएं, कंजंक्शन। जी हाँ। ठीक, एक और कोई एग्जाम्पल दें। शीला saves money, राइट, शीला saves money राइट, so that she can buy a car. so that Sheila She saves can money buy a car. a car। यहाँ पर आपने बहुत अच्छा किया कि आपने बच्चों को एक जगह मे का इस्तेमाल किया और दूसरी जगह आपने कैन का इस्तेमाल किया। जी हाँ। अब यहाँ पर बच्चों देखिए, हम आपको जो कैन और मे का थोड़ा सा अंतर भी चाहेंगे कि संगीता जी आपको बताएं। पहले मैं आपसे बात कर लूं, परीक्षा में पास होना या नहीं होना जो होता है वो आपके हाथ में नहीं होता। आप सिर्फ प्रयत्न कर सकते हैं। जी हाँ। और संभावनाएं पैदा कर सकते हैं कि बहुत अच्छा लिखा है, इस बार तो सर को पास करना ही पड़ेगा। अच्छा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हमेशा पास नहीं होते हैं, जी जी। आप पास होते हैं, लेकिन फिर आपकी दावेदारी बहुत मजबूत हो जाती है कि हमने इतना अच्छा लिखा है, हमें पास करने की बहुत संभावना बढ़ गई। लेकिन फिर बात वहीं पर आ जाती है कि संभावना ही हम लोग पैदा कर पाते हैं। तो ये जो मे होता है ये संभावनाओं के लिए आता है, इसीलिए पहले यहाँ पर जी हाँ। मे जो है संभावना के लिए आया हुआ है। जी हाँ। और दूसरे वाक्य में क्या है कि वो पैसे इकट्ठे कर रही है, और पैसे इकट्ठे करके जब हम अपने ही पास रख लेंगे तो हमारी क्रय शक्ति बढ़ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, खरीदने के योग्य हो जाएंगे, हमारी सामर्थ्य बढ़ जाएगी। तो खरीदने की क्षमता बढ़ाने के लिए वहाँ संभावना नहीं है जी हाँ, कि वो खरीद पाएगी या नहीं कर पाएगी। आपने स्पष्ट कर दिया है, ठीक है। जहाँ उद्देश्य संभावित है वहाँ हम मे लगाएंगे, और जहाँ पर क्षमता बढ़ जाएगी, मतलब फिर तो ये तय हो गया, मेरे पास पैसे हैं, बाजार जाऊंगा खरीद लूंगा। मेरे ख्याल से इसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश बच्चों को नहीं होना चाहिए। बच्चों हम जो आपसे कैन और मे की बात इसलिए कर रहे हैं कि आपके एग्जाम में हमने जितने भी पिछले सालों के प्रश्न पत्र देखे हैं, हर बार आपको ये मे और कैन के साथ ही क्लॉज ऑफ पर्पस आया हुआ। पर्पस माने उद्देश्य, मतलब ये जो हमारा शब्द समूहों का युग्म जो बन रहा है कंजंक्शन की मदद से, वो एक उद्देश्य को लेकर बन रहा है। मुझे अपना पेन दे दीजिए ताकि मैं लिख सकूं। उद्देश्य क्या है, पेन लेने का, लिख सकूं। ठीक है। हम बारिश के दिनों में जाते हैं, कहते हैं छाता ले चलो ताकि जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकें। जी हाँ। स्वेटर डाल लो ताकि ठंड पड़े तो शाम को पहन लें। उद्देश्य क्या है बच्चों, कि आवश्यकता जब पड़ेगी तो हम इससे उद्देश्य की अपनी पूर्ति कर लेंगे। इस तरह से हम लोग सो दैट का इस्तेमाल करते हैं। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, इसको कंजंक्शन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। हमारे शिक्षक साथी जो क्लासेस में अभी बच्चों के साथ बैठे हैं वो उन तक हमारी बात पहुंच गई होगी। हम स्टूडियो में बैठ करके आपको सिर्फ परामर्श देते हैं, बाकी का काम हम आप पर छोड़ देते हैं कि आप अब क्लास में ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स देकर, सिचुएशंस क्रिएट करके आप बच्चों को इसकी प्रैक्टिस कराएं और रिजल्ट्स निकालें। ठीक है। दूसरा ले लें हम लोग। जी हाँ। अब हमने दूसरा क्या लेना था हमको, क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट। क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट बच्चों, टीवी सेट आपके सामने रखा है जिसमें आप देख रहे हैं, उसमें एक स्विच होता है कंट्रास्ट का।
आप लोगों ने ऑपरेट किया कि नहीं किया? कंट्रास्ट कैसे करते हैं? अगर हाँ। हमारे पास ब्लैक एंड वाइट टीवी है तो हम अगर पिक्चर बहुत ज़्यादा सफ़ेद होगी जी तो उसको उल्टा रिवर्स घुमाते हैं और कंट्रास्ट करके उसको काला कर देते हैं, जी या काला है तो उसको हम सफ़ेद कर देते हैं। तो कंट्रास्ट का मतलब होता है कि जो मतलब उल्टा चलता हुआ दिखाई देता है। जैसे कि मैं कहूँ कि एक गरीब आदमी है, तो गरीब आदमी है तो पहला इंप्रेशन क्या जाता है हमारा कि बहुत बड़ा दुखी दुखी रहता होगा, जी हाँ बहुत फटेहाल होगा, दुखी जी हाँ। होगा, उसके पास लाइवली जैसा कुछ भी नहीं होगा, यही जी जाता। जी जी लेकिन अगर मैं कहूँ कि वो गरीब जरूर है लेकिन बड़ा खुश रहता है, हाँ, ये कंट्रास्ट हो गया, विरोधाभास हो कंट्रास्ट गया हो दोनों गया। में। जी बिल्कुल। ठीक है ना? जी हाँ तो बच्चों ऐसे कंट्रास्ट आते हैं। कई बार आपको भी लगता होगा वो बिल्कुल नहीं पढ़ा लेकिन इतने अच्छे नंबर से पास हो गया। अब ये बिल्कुल नहीं पढ़ा फिर भी पास हो जाता है। जी हाँ, तो कंट्रास्ट विरोध हो गया दोनों ईश्वर वाक्यों की में। कृपा है, सर की कृपा है, या उसका कोई तुक्का चल जाता है, अब ये तो खोज का विषय हो गया। लेकिन फिलहाल ये हो गया कि कंट्रास्ट तो हो गया। जी हाँ तो कंट्रास्ट का आपको हम एग्जाम्पल देंगे ताकि हम अपने बच्चों को एक्सप्लेन कर सकें। जी हाँ। जी। दो इट वॉज रेनिंग हम्म, शी केम आउट विदाउट एन अम्ब्रेला। ओके। अब यहाँ पर बच्चों देखिए मैडम कह रही हैं इट वॉज रेनिंग। जी हाँ और दूसरे सेंटेंस में मैडम कह रही हैं शी केम आउट विदाउट एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला या रेनकोट या वट एवर प्रोटेक्शन की बात हम लोग करें जी तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें कंट्रास्ट हैं। जी हाँ कंट्रास्ट एक बार फिर से हम बच्चों से बात कर लें। कंट्रास्ट आप समझ गए, मतलब विरोधाभासी दो स्टेटमेंट आ रहे हैं कि बारिश हो रही है और इसके बाद भी कोई बंदा घर से निकलता है, उसके पास न छाता है न रेनकोट है। एक्सीडेंटल अगर आप फंस जाएं कि हम सड़क पे चल रहे हैं, अचानक बारिश हो जाए तब तो भीगना ठीक है, जी हाँ लेकिन बारिश होते में हम घर से ही निकलें और घर में सारा सामान हो फिर भी हम लोग उससे लेके नहीं जाएं तो बात कुछ समझ में नहीं आती हो। ये बड़ा कंट्रास्ट सा दिखता है, कैरेक्टर में ही कुछ गड़बड़ दिखती है कि क्या बात है, क्यों ऐसा कर रहे हैं। मतलब लोग उसमें बहुत सारी बातें जी करने हाँ, जी लगते हैं कि ये ऊपर वाले हिस्से में कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, ये भी बात आ जाती है कई बार। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो मैडम है शी केम आउट विदाउट एन अम्ब्रेला, पानी बरस रहा था। हालांकि बारिश हो रही थी। तो उसके लिए हम लोग दो का इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पर करते हैं हम लोग? पहला जो हमारा सेंटेंस है, ठीक जी है, हाँ, जो उसके पूर्व एक मतलब क्या कहा जाए इसको, क्या कहेंगे, इट वाज रेनिंग को हिंदी में थोड़ा बताएंगे। ये एक कंडीशन टाइप की दिखाई दे रही है, स्थिति जी दिखाई हाँ, दे रही स्थिति है। है ना। तो इसके पहले हम लोग यहाँ पर क्या रखते हैं, जो दो हमारा होता है उसको रख देते हैं, दो का यहाँ हिंदी में अर्थ हमारे हालांकि, छात्रों को पता है प्लीज। है ना, हालांकि। और ये जो आई है इसको हम स्मॉल कर देंगे क्योंकि अब ये सेंटेंस की शुरुआत में नहीं आया हुआ है। जी बिल्कुल। ठीक है। तो बच्चों ये देखिए मैं इसको रेड पेन का इस्तेमाल करता हूँ और आपके सामने लिखने की कोशिश करता हूँ। हम लोग कैसे लिखेंगे, दो को हम शुरू में लिखेंगे और फिर ये आई को स्मॉल रखकर कर देंगे इट। दो इट वॉज रेनिंग। और अब इन दोनों सेंटेंसेस के बीच में हम लोग एक कॉमा डाल देते हैं। जी, फुल स्टॉप हटाकर क्या कॉमा डाल देते लगाएंगे। हैं? जी हाँ, कॉमा डाल देते हैं क्योंकि फुल स्टॉप तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता, इसलिए कि अब आप दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो जब जोड़ेंगे तो ये वन सेंटेंस हो गया। जी तो यहाँ पर क्या हुआ, दो इट वॉज रेनिंग, हालांकि बारिश हो रही थी। ठीक। जी और अब ये हालांकि बारिश हो रही थी, इसका कोई पूरा अर्थ भी नहीं जा रहा है, तो ये क्लॉज में कन्वर्ट हो गया। जी हाँ, ठीक है, जी हाँ, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है दूसरे हिस्से के ऊपर पूरा मीनिंग निकालने के लिए। दो इट वॉज रेनिंग शी केम आउट विदाउट एन अम्ब्रेला। हम अपने शिक्षक साथियों से निवेदन करेंगे कि वो इस तरह से बहुत सारे कंट्रास्ट स्टेटमेंट्स तैयार करें और उन कंट्रास्ट स्टेटमेंट्स को बच्चों को समझाएं कि व्हाई आर दीज स्टेटमेंट्स कंट्रास्ट टू ईच अदर। उनको बताएं अंधेरा हो गया फिर भी बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। अब ये तो आपने देखा होगा कि हमारे बच्चों को अंधेरे में जब हमें बच्चे दिखाई नहीं देते तब उनको 90 की स्पीड से आती हुई गेंद भी दिखाई देती है क्योंकि खेल में उनका मन लगा रहता है। जी हाँ, तो अब यहाँ पर कंट्रास्ट एक स्थिति हो गई कि भाई खेलने लायक लाइट्स नहीं है फिर भी खेल रहे हैं।
तो हम अपने शिक्षकों से कहेंगे कि वो इस तरह से बच्चों को कुछ स्टेटमेंट्स का कलेक्शन करें और फिर बच्चों को एक एक करके, आपकी क्लास में जो बच्चे होते हैं उनको खड़े करके उनको सीधा सीधा ये सवाल पूछें। मौखिक में वो बिल्कुल सही बता देंगे, क्योंकि अब उनको सबको पता है कि 2 को हमको शुरू में रखना है, इनको जोड़ देना। जी हाँ। फिर क्या करें, उनसे लिखने की प्रैक्टिस करा लें, क्योंकि लिखते वक्त वो कौन कौन सी गलतियां संभावित इसमें करेंगे, वो स्पेलिंग्स की गलतियां कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने जो वो बताया जो कैपिटल फर्स्ट हमारा क्लॉज जुड़ रहा है उसका जी हाँ। फर्स्ट लेटर जो इट था उसका आई को स्मॉल लिख सकते हैं। जी बिल्कुल, वो बीच में फिर से उसके फुल स्टॉप रख सकते हैं, पंक्चुएशन की गलतियां कर ये सकते हैं। गलती अधिकतर हमारे विद्यार्थी और करते हैं। यही गलतियां जब हम लोग कॉपीज चेक करते हैं एग्जामिनेशन की तो हमको बहुत सालती हैं, बहुत खटकती हैं कि इतनी छोटी छोटी सी बात भी हमारे बच्चों को समझ में क्यों नहीं आती। तो हमारा जो काम है मित्रों वो सिर्फ ये है कि हम आपको यहाँ बैठ करके एक क्लू देते हैं, जी हाँ। एक आइडिया देते हैं, और इसके बाद हम लगे हाथ अपना काम आप पर डाल देते हैं कि अब आप ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस क्रिएट करें, बहुत सारे सवाल वहाँ पर उनके सामने दें, उनसे प्रैक्टिस कराएं और एक एक करके उनको आप इन्वॉल्व करिए क्लास में। हम लोग सिर्फ एक भाषण दे करके चले जाएं तो बच्चे को समझ में आया या नहीं आया, इसको हम लोगों ने किस तरह से इसका परीक्षण किया, जी तो वो हमें करना बहुत ज़रूरी होगा। अब तक हमने आपसे क्लॉज ऑफ पर्पस की बात की, उद्देश्य का एक उपवाक्य, जी और दूसरा हमने क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट की बात की, विरोधाभासी उपवाक्यों का जी एक जोड़ किस तरह से बनता है। और अब हम बात करेंगे क्लॉज ऑफ रीजन की। जी कारण होता है, जैसे पूछा जाए कि आप हमारी क्लास में क्यों बैठे, तो आपका जवाब क्या होगा? क्योंकि हम पढ़ना चाहते हैं, सीखना क्योंकि चाहते हम हैं, पढ़ना चाहते हैं। तो इसका कारण क्या है वहाँ क्लास में बैठने का? सीखने की ठीक इच्छा। है। जी हाँ। हम आपको क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि आप भी हम लोगों की तरह इस भाषा के बारे में उतने ही का अथॉरिटी के साथ में बात कर सकें, जी हाँ। क्योंकि आप लोग भी पढ़ रहे हैं और ये जैसे आप पढ़ रहे हैं हम इससे भी ख़राब स्थिति में थे, क्योंकि हम लोग भी ऐसे ही, हमने भी काखा गाघा से सीखा था। किसी भी भाषा को सीखते हैं तो शुरुआत में सभी एक जैसे होते हैं, उसमें ऐसा सोचने की कोई आवश्यकता नहीं होती कि हम बहुत कमज़ोर हैं, ऐसी कोई बात भी नहीं होती है। तो हम लोग अब कारण की बात करेंगे और संगीता जी हमको एक एग्जाम्पल देंगे, फिर हम बच्चों से बात करेंगे। जी हाँ जी तिवारी जी, हमने इससे पहले जो एक उद्देश्य वाला वाक्य किया था, जी मुझे लगता है इससे मिलता जुलता कुछ वाक्य हम एक कारण के रूप में भी बदल के हाँ, बच्चों प्लीज। के सामने रख सकते हैं जी बताएं। कि राकेश वर्क्स हार्ड। हाँ हाँ। राकेश बहुत मेहनत करता है। ही वॉन्ट्स टू ऑब्टेन गुड मार्क्स। ओके, राकेश वर्क्स हार्ड, वेरी गुड। जी हाँ। राकेश बहुत मेहनत करता है, और दूसरा ही वॉन्ट्स टू ऑब्टेन, हम उसी को ऐसे ही लिखें, राकेश वॉन्ट्स टू ऑब्टेन गुड मार्क्स। ओके, ऑब्टेन थोड़ा सा मुश्किल होगा बच्चों को, गेट गुड मार्क्स कर देते हैं, ठीक जी है। हाँ, जी हाँ। बच्चों देखिए यहाँ पर राकेश बहुत मेहनत करता है, राकेश बहुत अच्छे नंबरों से पास होना चाहता है। सीधी सी बात, राकेश क्यों मेहनत करता है? क्योंकि अच्छे नंबर प्राप्त करना ठीक चाहता है। है। जी हाँ। अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है? मेहनत करना। जी हाँ। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है हमारा वो है एक कंडीशन, ठीक है, और सेकंड पार्ट क्या है? उसका एक कारण है, रीजन है, उसके मेहनत क्योंकि करने का अगर कारण उसको है। ये रिजल्ट चाहिए तो उसको ये कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, और ये मेहनत वो क्यों करे? क्योंकि उसका रीजन ये है कि उसको अच्छे नंबर लाना है। तो बच्चों इन दोनों को जोड़ने के लिए हम एक कंजंक्शन जो आपके एग्जाम में आता है, बिकॉज का इस्तेमाल करने के लिए आपको आता है कि यूज बिकॉज एंड जॉइन द टू सेंटेंसेस, इस तरह से करके आपको एक एग्जाम में आता है। पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स जब आप उठाएंगे तो आप देखेंगे कि कितना सिंपल सी बात आती है और उसको करने में हमसे गड़बड़ हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते। और ऐसा भी नहीं है कि हमको आता नहीं है, हम लोग पेपर देखते हैं, लगता है बड़ा आसान है, और फिर इसके बाद में वो गफलत जो होती है ना, उसी गफलत में हम लोग, यानी बहुत आसान है करके हम जब चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं तो हमसे गड़बड़ हो जाती है। हम इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। राम वर्क्स हार्ड बिकॉज, अब देखिए आप, मैं लिख रहा हूँ इसको, राम वर्क्स हार्ड, राम बहुत मेहनत करता है। जी। बिकॉज ये कंजंक्शन है, इसलिए कंजंक्शन बच्चों हमने बताया था संयोजन का काम कर रहा है, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, बिकॉज। और अब हम राकेश को रिपीट करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हमने आपको जब प्रोनाउंस पढ़ाए थे तब हमने आपसे क्या कहा था
कि जब कोई नाउन बार बार रिपीट हो रहा हो तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग प्रोनाउन का pronoun इस्तेमाल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर राकेश बहुत मेहनत करता है क्योंकि राकेश अच्छे नंबर लाना चाहता है। इसके बदले हिंदी में आप किस तरह से बोलते हैं इसको? हिंदी में तो आप ऐसा नहीं बोलते। राकेश बहुत मेहनत करता है क्योंकि वह अच्छे नंबर लाना चाहता है। क्योंकि वह, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, राकेश को अब हम ही से रिप्लेस कर देंगे। जी हाँ, प्रोनाउन लगा दिया आपने। ही wants to get good marks। अब यहाँ पर हम अपने बच्चों को सावधानी के तौर पे जो चीज़ें बताना चाहेंगे, बच्चों देखिए जब आप इसको कॉपी कर रहे होते हैं क्वेश्चन पेपर से, तब भी आप कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं। आप गलतियाँ करते हैं, राकेश प्रॉपर नाउन था इसलिए आर कैपिटल था, आप उसके बदले में या तो ही नहीं लाते हैं, और अगर लाते हैं तो उसका एच भी कैपिटल लिख देते हैं। प्रोनाउंस जो है वो कैपिटल से स्टार्ट नहीं होते हैं सेंटेंस के बीच में एक्सेप्ट आए। तो यहाँ पर पहली चीज़ तो क्या है कि हमको पंक्चुएशन का ख्याल रखना पड़ेगा कि ये कैपिटल लेटर नहीं होगा। दूसरी गलती आप क्या करते हैं कि यहाँ पे वॉन्ट्स आया हुआ है, यहाँ पे आप क्या कर देते हैं, दूसरी जगह वॉन्ट कर देते हैं, तो वो SAIS आपका गायब हो जाता है। अक्सर ऐसा होता है, हमने कॉपियों में देखा खास तौर पे। तो हमको सेंटेंस का पैटर्न बहुत ईजी है। जी हाँ, फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस बिकॉज प्लस सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, कहीं कोई बहुत चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। नाउन इज रिप्लेस्ड बाय ए प्रोनाउन, दैट्स इट। जी हाँ, द ओनली थिंग दैट इज नीडेड इज कि बहुत कंसंट्रेशन के साथ, बहुत मनोयोग के साथ, बहुत बारीकी से उन सारी संभावनाओं को दरकिनार करते हुए जहाँ पर नंबर कट जाएंगे, हमको सवालों का हल निकालना पड़ता है। और ये आप लोग पूरी तन्मयता से अपने शिक्षक आपके जो वहाँ पर हैं सम्मानीय गुरुजन, उनसे हमारा बार बार यही निवेदन रहता है कि हम आपको टिप्स दे रहे हैं, आप कृपया इसको वहाँ पर प्रैक्टिस के ज़रिए बच्चों से करा लें। और हर बार वही कोशिश होना चाहिए, 40 बच्चे हैं तो कम से कम 20 उदाहरण तैयार करिए, ताकि आधी क्लास एक स्ट्रक्चर में आ जाए, आधी दूसरी में आ जाए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। एक बच्चा अगर गलत बताता है, 10% भी सही है, तो उसको उस 10% सही के लिए शाबाशी मिलनी चाहिए। 90% गलत के लिए उसको डांटने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। प्रोत्साहित करें, बच्चे इससे निकल आएंगे। बच्चों, समय समाप्त होना चाहता है, हमें संकेत हो चुका है। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस तीनों ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। फ्रेज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता, जबकि क्लॉज और सेंटेंस में होता है। फ्रेज में नाम मात्र का मीनिंग होता है, क्लॉज में मीनिंग ज़्यादा होता है लेकिन अधूरा रहता है, सेंटेंस अपने आप में संपूर्ण होता है। और हम लोग जिन आपकी परीक्षा के उद्देश्य से अगर बात करें तो जिन उपवाक्यों को जोड़ने के लिए आपको आता है, उसमें क्लॉज ऑफ पर्पस यानी कि उद्देश्य के साथ सो दैट, और क्लॉज ऑफ रीजन में बिकॉज, और क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट में विरोधाभास में आपको दो का इस्तेमाल करना है, ऑल दो आपके कोर्स में नहीं है। जी हाँ, राइट, जी बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हमारे शिक्षक साथी आपके साथ बहुत अच्छे से डील करेंगे। आप ये प्रैक्टिसेस करेंगे और फिर कोई अगर कठिनाई होंगी तो आप हमें एकेडमी के पते पर लिखेंगे, ताकि अगली क्लासेस में हम आपके उन शंकाओं का फिर से समाधान कर सकें जो हमारे लाख प्रयत्नों के बाद भी छूट गई होंगी। आपने हमारे साथ रहे और अपने साथ आई श्रीमती संगीता सक्सेना का, स्टूडियो की टीम का धन्यवाद करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। अगली कक्षा में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।